साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो एक हफ्ता बचा है और सबसे ज़्यादा समस्या आती तो संस्कृत में आती है। तो आज हम आपको संस्कृत को हल करने की ट्रिक, साथ ही साथ गद्यांश पद्यांश हल करने की ट्रिक और पेडागोजी को किस तरीके से समझना है, ये सारी चीज़ें आपको इस मास्टर वीडियो में देने जा रहे हैं। यदि आप 135 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो इस मेरे वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए हम बहुत जल्दी से तेज़ आवाज़ में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किन किन पॉइंटों पे ध्यान देना है। यदि आप सीटेट के नोट्स चाहते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत कहाँ से छांटने के लिए आती है ये भी हम आपको नोट्स में देंगे, और उस नोट्स में, उस बुक में से ही जो अनुच्छेद छांटने के लिए आते हैं वो आएंगे। तो आइए आज सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हल करना, ये सारी चीज़ें ट्रिक के साथ हम वीडियो में बनाते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न समझने की कोशिश करें, ठीक है। संस्कृत शिक्षण शास्त्र में हम थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न समझने की कोशिश करें। हो सकता है आप दिए हुए प्रश्न का पूरा अर्थ न निकाल पाएँ, चूँकि संस्कृत थोड़ी कठिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ न कुछ शब्दों का अर्थ आपको ज़रूर आता होगा। उसी आधार पर प्रश्न पूरा करने की कोशिश करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें तथा बच्चों के खिलाफ न जाएं, उनके लिए एक सुविधा प्रदाता बने रहें। जब विकल्पों को देखें वहाँ से ही अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करें और सकारात्मक विकल्प पर टिक करें। जैसे मुक्त वातावरण से प्रश्न आता है तो विभिन्न संदर्भेश शब्दानाम प्रयोग, ठीक है। जैसे मुक्त वातावरण दिया है वो आपका उत्तर सही होगा। किसी ऑप्शन में अगर विभिन्न गतिविधियां दी हैं तो वो आपका सटीक उत्तर जाएगा। व्यवस्थित प्रयोग दिया है तो वो आपका सही उत्तर जाएगा। छात्राणाम अवसरम ददात, इस तरीके का ऑप्शन दिया है तो वो सही जाएगा। विभिन्न संदर्भे शब्दानाम प्रयोग या भाषा नाम प्रयोग, इस तरीके के पॉइंट दिए रहे होंगे, वो आपके उत्तर सही होंगे। वैविध्यपूर्ण गतिविधि, ये भी आपका सही उत्तर जाएगा। मुद्रण, समृद्ध भाषिक वातावरण, समृद्ध भाषिक परिवेश, प्रिंट, समृद्ध भाषिक परिवेश, इस तरीके के जो विकल्प दिए होंगे वो आपके सही उत्तर होंगे। विद्यार्थी नाम आवह्यम या विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम, इस तरीके का शब्द दिया होगा वो आपका उत्तर सही होगा। छात्राणाम अवसरम ददात, छात्रों को अवसर देना। अंत्यक्रिया, परस्पर संवाद, इस तरीके के आपके सही उत्तर जाएंगे। उपचारात्मक परीक्षण में समस्या समाधान करोत, निदानात्मक परीक्षण समस्या पहचानम करोत, ठीक है। तो उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है और निदानात्मक क्या होता है। निदानात्मक का मतलब होता है अगर छात्र सीखने में कठिनाई महसूस करता है तो उस कठिनाई को पता करना, यानी समस्या की पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षण है। अगर प्रश्न उपचारात्मक परीक्षण से आता है तो समस्या समाधान करना, समस्या समाधानम करोति, ये उपचारात्मक शिक्षण में उत्तर होगा। ऊर्ध्वगामी पद्धति छोटे से बड़े की ओर जाएगी और अधोगामी पद्धति जो है, ऊर्ध्वगामी मतलब सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, छोटे से बड़े की ओर, और अधोगामी पद्धति जो होगी बड़े से छोटे की ओर जाएगी। बहुभाषिकता, अगर प्रश्न बहुभाषिकता से है तो उत्तर आपका संसाधन वाला होगा। देखिए, बहुभाषिकता अध्यापक के लिए क्या है कि एक संसाधन के रूप में उसे देखना है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक चुनौती है अध्यापक के लिए। त्रुटियां क्या है, अगर प्रश्न त्रुटियों से आता है तो अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। पठन, पठनम समय, आवश्यकतम, यानी पढ़ते समय आवश्यकता क्या है, आवश्यक तथ्य क्या है, अर्थबोध, अर्थ ग्रहण करना। ग्रहणात्मक कौशल क्या है, श्रवणम पठनम च, सुनकर पढ़कर ग्रहण करना, ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। और अभिव्यक्ति क्या है, बोलना यानी भाषणम, और लिखना, ये आपके अभिव्यक्ति कौशल हैं। उत्पाद अभिविद्यात्मक कौशल संभाषणम लेखनम च। कविता प्रयोजनस्य उद्देश्यम, कविता का प्रयोजन क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है, तो कविता का उद्देश्य आनंदानुभूत या सृजनात्मकता या सौंदर्यानुभूत, ये आपके कविता के प्रयोजन यानी उद्देश्य होते हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र को तैयार कर लें, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम आपको एक पेपर सॉल्व कराते हैं जो पहले का है और उस पर अच्छे से विचार करते हैं। तो ये एक पेपर मेरे हाथ में लगा है जो कि पता नहीं कब का है, जिसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि हिंदी फर्स्ट और संस्कृत सेकंड करनी होती है, तो देखिए हिंदी का विकल्प आपका 91 से शुरू हो जाएगा खुलना, लेकिन आपको ये पोर्शन करना नहीं है। आपको शुरू करना है 121 से, जो स्टार्ट होगा वो आपको हल करना है। तो हम देखते हैं
कि सेकंड हिंदी आपकी देखिए, परीक्षार्थिनम निम्नलिखितम भागस्य प्रश्नानाम उत्तरायण तदैव दद्यु यद ते भाषा द्वितीय विकल्पे संस्कृतम चितम स्यात्। तो परीक्षार्थी द्वितीय भाषा यानी द्वितीय भाग के प्रश्नों के उत्तर तब दें जब उन्होंने सेकंड भाषा को विकल्प में भरा है। तो जी हाँ, हम लोग सेकंड भाषा संस्कृत के रूप में ही लेते हैं। तो आइए आज हम संस्कृत के सबसे पहले गद्यांश को हल करते हैं। सबसे पहले हम आपको अर्थ बता दें, तेजी से आपको अर्थ बताएंगे, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। एकदा 10 बालका स्नानाय नदी मगच्छन्, एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी के गहरे जल में स्नान किया। ततः ते तीर्थम पारम गता, और वो तैरकर बाहर निकल आए। तथा तेसाम नायका अपृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा, अप सर्वे बालका नदी मुत्तीर्णा, क्या सभी बाहर निकल आए हैं। तदा कश्चित बालका अगड़यत्, तब किसी एक बालक ने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत, यानी हैं। सह स्वयं न गड़यत्, वह अपने आप को नहीं गिनता था। अतः स अवदत, और वह बोला, नव एव संत, 9 ही हैं। दसम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरम अप बालका पुनः अन्यान बालका न गड़यत्, और अपर माने फिर दूसरे बालक ने भी गिनना शुरू किया। तदा अप नव एव आसन, और उसने भी 9 ही गिने। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, और उन्होंने निश्चय किया कि यत दसम नद्दाम मग्ना, अतः 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिताम तूषरी मतिष्ठम, और वे दुखी हुए और बहुत व्याकुल हुए। तदा कश्चित पथिका तत्र गच्छत्, तभी एक राहगीर वहाँ पे आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, और बालकों को देख कर वह पूछने लगा कि बालकः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो बालका नाम नायकम अकथयत्, तो बालकों का नायक बोला, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम 10 लोग स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम नव एव इसमें अब 9 ही हैं। एकम नद्याम मग्ना, एक नदी में डूब गया है। पथिका तान अगड़यत, राहगीर ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, वहाँ पर 10 बालक थे। सह नायकम आदिशत, उन्होंने नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गड़े, तुम बालकों को गिनो। सह तो 9 बालकान एव अगड़यत, उसने भी 9 बालक ही गिने। तदा पथिक अवदत, तब राहगीर ने कहा, दसम तुम असिति, तुम 10वें हो। तब श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तो सभी लोग सुनकर हंसी खुशी से अपने अपने घर चले आए। तो समुचितम उत्तरम चुनोत, समुचित यानी उचित विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, तो प्रश्न दिया है कि गणनायक कत बालकान अगड़यत, यानी गणनायक ने कितने बालकों को गिना था। तो आपको पता है गणनायक ने कितने, 9 बालकों को गिना था। ठीक है, वो अपने आप को नहीं गिन रहा था। तो आपका उत्तर 121 का भी हो जाएगा। 10 बालका स्नातुम आगता इत्युक्तम, 10वां बालक स्नान करने के लिए आया था। ठीक है, 10 लोग स्नान करने के लिए आए थे। ये बात किसने की, तो बालका नाम नायकेन, बालकों के नायक ने ये बात राहगीर से कही थी। तो प्रहष्टा भूत्वा कत बालका गृहम् प्रत्यगच्छन्, यानी खुश होकर कितने बालक घर को वापस लौटे थे। तो खुश होकर सभी 10 बालक घर लौटे थे। ठीक है, तो बालका नाम दुखस्य कारणम किम आसीत, यानी बालकों के दुख का कारण क्या था। तो बालकों के दुख का कारण था कि एक बालक नदी में डूब गया है, तो इसकी वजह से वो लोग चिंतित थे। एक बालका नद्याम मग्ना इत ते चिंतितवंत, एक बालक नदी में डूब गया है, इस वजह से वो टेंशन में थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्नातुम इत्यर्थे कत्र किम पद प्रयुक्तम। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है प्रश्न में कि इस जो स्नातुम शब्द दिया है इसके अर्थ में यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है कि एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। ठीक है, तो यहाँ पे स्नानाय दिया है ना, तो बस यही आपका पूछ रहा है उत्तर कि स्नातुम इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। तो स्नातुम अर्थ में आपका स्नानाय पद प्रयुक्त हुआ है। तो पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। किम क्रियापदम अत्र उपसर्ग युक्तम, कौन सा क्रियापद उपसर्ग युक्त है। ठीक है, कौन से में उपसर्ग है। ठीक है, तो गच्छत, देखो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दांश के आगे जुड़ के शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते। ठीक है, तो आ एक उपसर्ग होता है, आ। ठीक है, आ में आ जो शब्द है उपसर्ग है, उसमें गच्छत में आ जोड़ दिया है तो आगच्छत हो गया है। ठीक है, तो आगच्छत का मतलब आया हुआ। ठीक है, गच्छत और आगच्छत, आगमन माना आना होता है। तो उपसर्गों की संख्या संस्कृत में होती है 22। ठीक है, तो 22 उपसर्ग में होते, आ एक उपसर्ग है। 127 क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित किम अव्यय पदम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय पद है। ठीक है, तो ये दूसरे शब्द जो है ये अव्यय पद है, इसका मतलब व्याकुल होना होता है।
बालका नदी प्रत किमर्थम अगच्छन, यानी बालक नदी की तरफ क्यों गए थे, तो आपको पता है कि बालक नदी में स्नान करने के लिए गए थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 129 प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, देखते हैं कहाँ 129 प्रश्न। 129 प्रश्न आपका ये रहा कि अत्र मध्यम पुरुष क्रियापदम अस्ति, यहाँ पे मध्यम पुरुष का क्रियापद कौन सा है, तो मध्यम पुरुष पे चर्चा करनी है। तो मध्यम पुरुष में क्या है कि अत्र मध्यम पुरुष, ठीक है, अगड़यत, इसमें तो बहुवचन का है, संत भी बहुवचन का, देखिए अगड़यत, ठीक है, ये नहीं है पठत, अगड़यत, ठीक है, तो ये आपका लंग लकार भूतकाल का है, और ये इसम जो है ये भी है बहुवचन का, ठीक है, मध्यम पुरुष का पूछ रहा है, तो संत भी आपका बहुवचन का है, तो गड़े है, ठीक है, गड़े जो शब्द है मध्यम पुरुष का है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 130 क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले हम इस अनुच्छेद को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है गदो लिखते गद्यांशम पठत्वा तदंतरम प्रदत्त प्रश्नानाम विकल्प मात को त्रेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखति, अर्थात विकल्प को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो मैं आपको बहुत तेजी से इसका अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। तो एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटा अति प्रसिद्धा सन्ति, इनमें मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम और पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य सम्मिलितम रोचते, गोवा तट को विदेशी पर्यटक बहुत ही पसंद करते हैं। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धम, जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोच्चि का तट जो है वो नारियलों के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वयं विहरन्ति, मुंबई शहर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा के साथ विचरण करते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं। चेन्नई नगरस्य मैरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई शहर का मैरीना तट देश का सबसे बड़ा सागर है। भारतस्य तीसरू दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं से समुद्र तट हैं। अस्माद एव कारणाद भारत देश से प्रायद्वीप इत कथ्यते, इन्हीं कारणों की वजह से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बड़गोप सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरम अस्ति, ठीक है। एतेषा त्रिणाम अपसागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे, इन सभी तीनों सागरों का जो संगम है वो कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णमायाम चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदेव दृष्टुम शक्यते, यहाँ पर पूर्णमासी को चंद्रोदय सूर्यास्त के समय युगपद की भांति दिखाई देता है। तो 130 प्रश्न में हम चर्चा करते हैं कि हिंद महासागर कस्या दिशायाम अस्ति, जो हमारा हिंद महासागर है वो कौन सी दिशा में है, तो अनुच्छेद के अनुसार जो हिंद महासागर है वो दक्षिण दिशा में है। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं 131 प्रश्न पर। का तट दीर्घतम, तो कौन सा तट जो है बड़ा है, तो सबसे बड़ा तट जो है वो है आपका मैरीना तट, ठीक है। और विदेश के पर्यटके इत पदे विभक्ति अस्ति, ठीक है, उसमें देखिए बालकेव्य, ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति का आह्वान होता है। देखो तृतीया में क्या होता है, यहाँ पे देखिए राम, ठीक है, राम रामू रामाय राम रामम रामेण होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का होता। पंचमी में रामात होगा, ठीक है, यहाँ पे सप्तमी में क्या होगा रामे, ठीक है। तो यहाँ पे बाल के विदेश के लिखा ना, विदेश शिव पर्यटके, इसका मतलब चतुर्थी व्यक्ति यहाँ पे होगी। इच्छानुसारम का मतलब है अपनी इच्छा से अपने मन से घूमते हैं, तो स्वैरम यहाँ पे अनुच्छेद में शब्द आया, उसका अर्थ होगा व्यंजन संधे उदाहरण अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। चंद्रोदय का मतलब होगा चंद्रधन उदय, अर्थात आ और ऊ, यहाँ पे ओ बनेगा, तो ओ जो होता है वो गुण संधि का होता है, आद गुण इसका सूत्र होता है। उसके बाद सूर्यास्त, सूर्यास्त में संधि विच्छेद होगी आपकी सूर्यधन अस्त, अर्थात यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, तो दोनों आ मिलकर बड़ा आ बनेंगे। तो जहाँ पे समान वर्ण एक साथ आ जाते हैं तो उनका दीर्घ होता है, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है और इसका सूत्र होता है सवर्णी दीर्घा। सूर्यास्त के बाद युग पदेव, ठीक है। बडोप सागर क्या होगा, वडगोप, यानी वडगोप धन सागर, ठीक है, वडगह धन उपसागर, ठीक है। तो इसका यहाँ पर भी गुण हो जाएगा, अर्थात अब ये उग पद बचा है, तो युग, ठीक है, जो युग पद लिखा है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, युग धन पदेव, ठीक है, युग धन पदेव, ये आपका इस तरीके का हलंत लगा देंगे तो विसर्ग संधि बन जाएगा, सॉरी व्यंजन संधि हो जाएगा। 133 क्वेश्चन के बाद 134 आना चाहिए, 35 कहाँ गया। इच्छानुसारम के बाद व्यंजन संधि 134, 35 क्वेश्चन ये रहा आपका। अस्माकम देशे कत समुद्र तटा सन्ति, तो हमारे देश में कितने समुद्र तट हैं, हमने अनुच्छेद में पढ़ लिया है, बहुत से हैं, ठीक है, उनमें कुछ का जिक्र किया गया है।
तो अगला 136 क्वेश्चन है, पठन संबंध निम्नलिखित परीक्षणे भवान भवती अंक प्रदानम कथम कर्षति। अगर पठन के संबंध में एक परीक्षण लिया गया तो अगर आप अध्यापक हैं तो क्या करेंगे, अध्यापिका हैं तो क्या करेंगी, तो कैसे अंक प्रदान करेंगी। तो धर्मशाला कुत्र विद्यते। अब देखिए 15 अंक की पैडागोजी है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक पूरा प्रश्न देखिए। एक एक पेपर को मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ, देखते हैं संस्कृत में कैसे नहीं पूरे नंबर आते हैं आपके। तो प्रश्न है आपका कि अगर आप एक प्रश्न पूछते हैं तो उसमें आप किस तरीके का परीक्षण में अंक प्रदान करेंगे। प्रश्न है धर्मशाला कुत्र विद्यते, धर्मशाला कहाँ है, ठीक है। अगर आपने क्लास में एक प्रश्न किया कि धर्मशाला कहाँ है, ठीक है, और आपको उत्तर इस तरीके से मिलते हैं कि धर्मशाला कुत्र विद्यते, प्रश्न के बाद उत्तर मिला हिमाचल प्रदेश और दूसरे मिला हिमाचल प्रदेश, यानी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश विद्यते, अर्थात धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अच्छे से पता है। तो दोनों के उत्तर आपको मिले हैं, तो क्या करेंगे आप, जितने भी निर्धारित अंक होंगे उनको सबको, अगर एक अंक का है तो दोनों को एक एक देंगे, और 2 का है तो दोनों को 2 2 देंगे, क्योंकि एक ने एक सीधा सा उत्तर दे दिया, एक ने थोड़ा बढ़ा के उत्तर दिया है, तो दोनों का उत्तर सही है, यानी धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, दोनों को 2 2 अंक दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला। प्रथम कृत्य 2 अंक और द्वितीय कृत्य 2 अंक, क्योंकि दोनों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। व्यापक पठनेन। अब देखिए व्यापक पठन का मतलब क्या होता है। व्यापक पठन का मतलब होता है, मैं अपने तरीके से बताता हूं कि व्यापक पठन का मतलब क्या होता है, कि व्यापक पठन से तात्पर्य है कि जैसे हम अगर कोई उपन्यास पढ़ते तो व्यापक पठन कहलाता है। अगर घर में बुजुर्ग लोग गीता रामायण पढ़ते हैं तो वो आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं। तो जो हम कोई बड़ा ग्रंथ अगर पढ़ते हैं तो वो आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। तो अगर व्यापक पठन से क्वेश्चन आएगा तो आपका उत्तर होगा मनोरंजन वाला, ठीक है, 110%, ध्यान रखना। अब पेडालॉजी ट्रिकों पर हल करते हैं हम, देखिए। अब क्वेश्चन आया है कि श्रवण कौशल, पहली ट्रिक समझ लीजिए आप। अगर प्रश्न कहीं श्रवण से संबंधित है, ठीक है, तो उत्तर भी आपका श्रुत से ही संबंधित होगा। प्रश्न अगर सुनने से है तो उत्तर किससे संबंधित होगा, सुनने से संबंधित होगा, समझ लो। श्रवण कौशल से मूल्यांकनार्थ शिक्षकेण उपयुक्तम विभिन्न गतिविधि किम समीचीन। समीचीन का मतलब होता है उपयुक्त या तर्कसंगत, ठीक है। तो प्रश्न श्रवण सामग्री से है, श्रवण कौशल से है, तो उत्तर भी आपका श्रुत सामग्र्या विश्लेषण से होगा। सुनना, श्रवण मतलब श्रुत माने सुना गया, सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। प्रच्छा आश्रित अधिगमनम, यानी प्रच्छा का मतलब होता है पूछना, ठीक है। प्रच्छा आश्रित अधिगमन, अधिगम माने होता है सीखना, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, यानी पूछे जा रहे हैं प्रश्न। इत्यर्थ लक्षणम किम, ठीक है। तो प्रश्न पूछने के लक्षण होते हैं कि देखिए ऊपर लिखे गए, ऊपर लिखते हो प्रथम द्वितीय से ऊपर लिखतम, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे की बात की, पहले इनको पढ़ते हैं। शिक्षक कार्यम स्पष्टीकृत अधिगमनार्थ सहायम करोत, ठीक है। शिक्षक कार्य में स्पष्टीकरण करके अधिगम में सहायता करते हैं, सही बात है। तो छात्रा सुजिज्ञासा प्रकटी कुर्वन्ति, तो छात्र अपनी जिज्ञासा प्रकट कुर्वंत करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, तो सी ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। 139 के बाद 140 देखते हैं, ठीक है। 140 में जो है प्रश्न आया है, हितम मनोहार च दुर्लभ वच। इस सूक्ति का अर्थ है कि हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन एक साथ संभव नहीं है। अर्थात मैं आपके मन को भी संतुष्ट कर दूं और आपका भविष्य भी सुधार दूं, ऐसा संभव नहीं है भैया। सीधी सी बात, अगर आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो हितम मनोहार च दुर्लभ वच, ये किरातार्जुनी की सूक्ति है और भारवी द्वारा लिखित ग्रंथ है किरातार्जुनी, जिसमें पहले जो उससे लिया गया है भाग से, तो उसमें पहले भाग में इसमें वंशस्थ छंद मिलता है, अर्थात पहला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 140 के बाद 141 देखते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम, ठीक है। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम में क्या है कि देखिए यहाँ पे अलंकार होते हैं, एक होता है उपमा, ठीक है, और एक होता है रूपक, उत्प्रेक्षा, और तीसरा होता है रूपक, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों को एक साथ पढ़ाते हैं। रूपक क्या होता है, उत्प्रेक्षा क्या होता है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उपमा, उपमा का मतलब उपमा, ठीक है। रूपक, रूपक के बाद उत्प्रेक्षा। तो देखिए उपमा शब्द क्या है कि किसी को उपमा दी जाए। जैसे हमने कहा कि राम का मुख चंद्रमा सा है, चंद्र सा है, तो इसमें उपमा हो गया। अब उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि मानो उसका मुख चंद्र सा है, ठीक है, चंद्रमा है, मानो। और यदि जगह दिया जाए कि चंद्र ही मुख है, चंद्रमुख, ठीक है, उपमेय और उपमान एक साथ आ जाए, वहां पे आपका रूपक अलंकार। देखिए विद्या धन, यानी विद्या को ही धन माना है। जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना ली हो, यानी भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमें चंद्र ही खिलौना चाहिए, ना तो वो ये कह रहे हैं कि चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, ना तो कुछ कह रहे हो ना तो चंद्र ही खिलौना चाहिए, अर्थात आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। 142 क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा।
तो वाचन कौशल अभ्यार्थम किम अत्य आवश्यकम, यानी बोलना कौशल के लिए सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिपि का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लिख और बोल सकते हैं, ठीक है। लिपि का मतलब होता है लीपना पोतना, अर्थात सही से ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करना पता होना चाहिए, वही आपका लिपि कहलाता है। 143 क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ब्राह्म चिन्हाद प्रयोग दृष्टवा किम वाक्य समीचीनम, ब्राह्म चिन्ह के प्रयोग से कौन सा वाक्य इसमें उपयुक्त है, तर्कसंगत है, ये पूछा गया है। तो देखिए देखते हैं कि विचार साधो, ठीक है, साधो शब्द दिया है, ठीक है। तो अब देखो मैं गलती बताता हूँ यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी और क्या उन्होंने कर दिया है। तो साधो तो सही लिखा है, गुणाय समदते नासदो, ठीक है। तो ये शब्द जो है समदत्ते के बाद यहाँ पे कुछ लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राह्म लगना चाहिए था, जो नहीं लगा। यहाँ पे चलो ब्राह्म लगा है, लेकिन साधु के बाद ये शब्द गलत लगा है विस्मय बोधक, ठीक है। तो अर्थात ये साधो शिक्षा गुणाय समदते नासदो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। येषु विद्यालयेषु सामान्य विशिष्ट शिक्षा मध्ये भेदम न विद्यते ते कथयन्ते, जिस विद्यालय में सामान्य और विशिष्ट शिक्षा का मध्य कोई भेद नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं, सभी को एक साथ लेने वाली शिक्षा, अर्थात समावेशी शिक्षा। जहाँ पर सामान्य और विशिष्ट में कोई भेद नहीं होता, वहाँ आपका क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। 145 क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। 145 सत्रस्य अन्ते सर्वेषां कौशलानां मूल्यांकनम उद्देश्यम अस्ति, ठीक है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि भाषा संबंध संपूर्ण दक्षतायाम आकलन, जो मूल्यांकन लास्ट में होता है ना, वो संपूर्ण दक्षता का आकलन किया जाता है। ई लर्निंग, अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिक वाला है। ई लर्निंग अगर कहीं लिखा है ना, तो अगर प्रश्न में कहीं पे अंग्रेजी में छपा हुआ होता ना, तो उसका उत्तर भी अंग्रेजी वाला अधिकांशतः ढूंढा करो, ठीक है। प्रविधि प्रयोग, ठीक है, यूजिंग टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी द्वारा शिक्षा दी जाना, अर्थात 146 का सी हो जाएगा, ठीक है। 147 पे देखते हैं। आगमन उपागम इतनेन अभिप्राय अस्ति, आगमन का मतलब क्या है, देखिए आगमन का मतलब है, देखो आगमन और निगमन, सबसे पहले हम निगमन को देखते हैं। निग से याद रखना है नियम, अर्थात जिसमें नियम पहले बताए जाएं वो आपकी निगमन विधि है, मतलब निगमन विधि है। और इसी का उल्टा होता है आगमन। तो जिसमें आगमन में क्या है, जिसमें उदाहरण पहले दिए जाएं और नियम बाद में बताए जाएं। जैसे आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण दिए जाएंगे, नियम बाद में बताए जाएंगे। तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 148 की ओर देखते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण एवं का अभिप्राय, अशाब्दिक, देखिए अशाब्दिक का पहले अर्थ समझते हैं। अमाने नहीं और शाब्दिक माने शाब्दिक, अर्थात शब्द न बोले जाएं और फिर भी संप्रेषण हुआ हो, तो उससे कहते हैं भावभंगिमा। भावभंगिमा का मतलब होता है शरीर की भावभंगिमा प्रकट करना, बोलना, इशारे करना, जैसे आंख मारना, सीटी बजाना, इशारे करना, ये सब क्या है, भावभंगिमा, ठीक है। आगे देखते हैं। 149 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किम कथनम साचर समूह अधिगम प्रक्रिया में लक्षणम न प्रदर्शनति, ठीक है। तो देखो छात्र अभ्यासार्थ कक्षा में अधिक कालम लभ्यते, ठीक है, ये उत्तर सही हो जाएगा। शिक्षक, और ये है शांतिपूर्ण व्यवस्थित कक्षा, ये नहीं है, ठीक है। तो आपका भी उत्तर इसमें गलत हो जाएगा। 150 क्वेश्चन को देखते हैं कि वाचन प्रक्रिया संदर्भ में अनुमान में तीन का अभिप्राय, वाचन क्रिया के संदर्भ में अनुमान से क्या अभिप्राय है। तो अनुमान की ओर देखते हैं। तो अनुमान का मतलब होता है भावबोधन, जहां पर ये भावबोधन लिखा होगा वो आपका उत्तर सही होगा। इस तरीके से आपको मैंने पूरे 30 क्वेश्चन कराए और ज़्यादा समय भी नहीं लिया, कुछ ट्रिक भी बताई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे वीडियो के नोट्स चाहते हैं, संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट चाहिए, तो आप निःशुल्क मेरे चैनल मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।